नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता न्यूज चैनल मरुद्र बुलेटिन। और आज हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में स्वागत है आपका। हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमान हैं सुखदेव सिंह चौहान, जिनसे बात करेंगे कि किस तरीके से टीआरपी घोटाला लगातार जारी है और टीआरपी घोटाले की वजह से देश के चौथे स्तंभ से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। क्या ये टीआरपी घोटाला एक देश के लिए बड़ी सुरक्षा में सेंध नहीं है? क्या इससे आम चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता या हुए हैं प्रभावित? इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी लेंगे सुखदेव जी से कि ये टीआरपी एक्चुअल में होती क्या है और जो टीआरपी है वो किस तरीके से देश को प्रभावित कर सकती है, देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। सुखदेव जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये टीआरपी घोटाला लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वकील जो सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण, उन्होंने एक बड़ी सारी चैट सोशल मीडिया पे वायरल किए। उसके बाद में अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान को तक को पता होगा, यदि भारत के मीडिया को 3 दिन पहले स्ट्राइक, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, इस तरीके की 370 धारा हटने का मामला हो, यदि उनको पता है तो पाकिस्तान को क्यों पता नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल तो हम पहले ये जानना चाहेंगे कि ये टीआरपी है क्या एक्चुअल में और किस तरीके से लोगों को प्रभावित करती है। देखिए, टीआरपी का जो संदर्भ है वो है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। और टीआरपी ना तो दर्शकों के लिए होती है, टीआरपी ना मीडिया हाउस के लिए होती है। टीआरपी जो बेसिकली होती है वो एडवर्टाइजर्स के लिए होती है, अर्थात जो विज्ञापन दाता है, तो जो विज्ञापन देने वाला है एडवर्टाइजर, उसके लिए टीआरपी होती है। क्योंकि टीआरपी के बेस पे ही इस चीज़ को फाइंड आउट होता है कि कौन सा चैनल कितने समय के लिए और किस पर्टिकुलरी शहरों में देखा गया है। तो जो टेलीविज़न रेटिंग जो पॉइंट है, इसको डिसाइडेड करने के लिए इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। तो उस समय सरकार ने एक अपना जो सरकारी जो तंत्र है उसका एक हिस्सा बनाया था, जिसको 10 के नाम से जाना जाता था, जो बाद में 2013 के अंदर उसका नाम चेंज करके उसको BARC बोलते हैं, जिसका शॉर्ट नाम होता है बार्क। बार्क का मतलब होता है कि जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये एक सरकार का ही मंत्रालय है या सरकार का ही एक विभाग है जो इन सब चीज़ों के ऊपर निगरानी रखता है। अब टीआरपी को फाइंड आउट कैसे करें, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो टीआरपी की कैलकुलेशन के लिए होता क्या है कि लगभग अब ऐसा तो है नहीं सकता कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने परिवार हैं, इतने टेलीविज़न है, तो उनको सबका जो व्यूअर्स है वो तो पता नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ एक जगह, जैसे अभी हाल फिलहाल में लगभग 44,000 घरों के अंदर एक बॉक्स लगाया जाता है जो कि टीवी पे ही लगता है। उसको अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको बारोमीटर बोलते हैं, बार्क-ओ-मीटर, बारोमीटर जिसको बोलते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बैरोमीटर भी बोल देते हैं। तो वो जो बैरोमीटर है वो टीवी के ऊपर लगता है और उसमें लगने के बाद में वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है कि पर्टिकुलरली कौन सा चैनल, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे न्यूज हो, चाहे किसी भी तरीके का चैनल, कि कितने समय में कब कब और किन किन लोगों के द्वारा देखा गया। अच्छा, इसकी भी एक कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये पूरी एक मैथडोलॉजी है। और इस मैथडोलॉजी को समझने के लिए अब आपने 44,000 बारोमीटर लगाए हैं घरों में, तो वो घर कौन होंगे, उसकी भी एक कैलकुलेशन होती है। यानी कि जो 12 जो मीटर है वो ऐसे घरों में भी लगाए जाते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, वो ऐसे घरों में भी लगाए जाते हैं जो उन अमीरों से कम अमीर होते हैं, वो मिडिल क्लास में भी लगाए जाते हैं, वो गरीब लोगों के घर में भी लगाए जाते हैं, और जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके घर में टीवी है तो उनमें भी लगाए जाते हैं। तो एक तो कैलकुलेशन हो गया कि एक टीवी को कितने, टीवी में जो चैनल है उसको कितनी बार देखा गया, कितने समय तक देखा गया। अब दूसरी एक और कैलकुलेशन होती है कि अलग अलग शहरों का जो वेटेज होता है वो अलग होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो वेटेज आती है वो मुंबई की आती है, सेकंड नंबर में दिल्ली की आती है, थर्ड नंबर में जैसे यूपी का जो सबसे बड़ा शहर है लखनऊ की आती है, उनकी जो वेटेज है वो ज़्यादा आती है। अब अगर हम बात करें, जैसे मेघालय की बात करें या हम मणिपुर की बात करें या फिर हम केरल के अंदर किसी गांव की हम बात करें, वहाँ पे जो टीआरपी जनरेट होती है उसकी वेटेज कम होती है। तो ये तो होता है एक टीआरपी। और इसके साथ में जो एक बार्क जो एजेंसी एक अन्य एजेंसी को देता है कि आप टीआरपी का कलेक्शन करें। जैसे अभी जो सवाल उठे थे वो हर्षा एजेंसी के ऊपर उठे थे कि हर्षा एजेंसी के पास में ये कार्य है कि वो 44,000 घरों में बारोमीटर लगाएगा और वहाँ से हर सप्ताह वो डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो फिर प्रसारित करेगा कि कौन सा चैनल
कितनी बार कितने समय के लिए देखा गया। तभी तो आप भी देखे होंगे जो मीडिया हाउसेज के जो लोग हैं वो बार बार आके कहते हैं हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 2 हैं, हम नंबर 3 पे हैं, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारा जो पकड़ है या हम जो देखे जा रहे हैं वो किन किन घरों में हम देखे जा रहे हैं। अब इसमें दूसरी एक और ये बात आती है कि जैसे मान लो आज एक विज्ञापन दाता है जिसको कार बेचनी है, वो कार बेचनी है तो वो अगर गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनके टीवी में अगर वो चीज़ आ रही है तो वो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो ये इंटरेस्ट दिखाएंगे कि ये फलाना जो चैनल है ये अगर अमीर लोगों के घरों में इतनी बार देखा गया है तो वो जो कार कंपनी है वो पर्टिकुलरली उन्हीं चैनल को एडवर्टाइजमेंट देगी। और जो नीचे जैसे मिडिल क्लास है, जैसे टीनेजर उसमें ये फाइंड आउट होता है कि कितने महिलाओं ने देखा, कितने टीनेजर ने देखा, कितने बच्चों ने देखा। बच्चों का सेंस है जो बच्चों के जो कार्टून चैनल्स हैं, तो ये तो एक टीआरपी का फंडामेंटल हो गया कि कैसे बनाया जाता है या किस तरीके से होता है। अब आपने जो दूसरा सवाल किया है वो किया है घोटाले का। ये घोटाला बहुत ईजी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आपको केवल 44,000 घरों पे सर्चिंग करनी है। 44,000 घर भी आप छोड़ दीजिए, आपको केवल 1000 घरों पे सर्चिंग करनी है। क्योंकि अगर आपने 1000 घर को फाइंड आउट कर लिया और वहां पे आपने अगर गड़बड़ी कर दी तो आपका जो चैनल है वो नंबर 1 कभी भी आ सकता है। उसका एग्जाम्पल आपने देखा जो मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है और जो लगभग 1-1.5 महीने पहले जो पूरा का पूरा ये घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक बड़ा जो मीडिया हाउस है जो रिपब्लिक टीवी जिसको बोलते हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, एक मराठी चैनल के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है और उसका जो सारा का सारा जो आरोप लगता है वो हर्षा एजेंसी के ऊपर लगता है, क्योंकि हर्षा एजेंसी के जो कर्मचारी थे उनके साथ में उन्होंने मीडिया हाउसेस ने उनके साथ में मिली भगत करके और ये सारा सेटिंग की है। अब वो सेटिंग किस तरीके से होती है, जैसे सपोज कीजिए आपने 1000 मकान फाइंड आउट कर लिए कि यहाँ पे बारोमीटर लगा दिया। अब वहां पे जाकर के उनको केवल ये कहना होता है कि आपको देखना नहीं है, आपको 10 घंटे के लिए ये फलाना चैनल है उसको आप ऑन करके छोड़ दीजिए। तो अब 1000 घर अगर वो 10 घंटे एक ही चैनल चलता है तो ये तो स्वाभाविक है, आपके चाहे व्यूवर्स कुछ नहीं हो लेकिन आपका टीआरपी में आप नंबर 1 होंगे। आप ये दर्शा सकेंगे कि हम देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, हमारे को सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली हुई है। और ये घोटाला भी यही है जिसके तहत में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसके तहत में ट्राई ने फिर 3 महीने के लिए बार की जो 3 महीने की जो ईआरपी थी वो सस्पेंड भी कर दी थी कि इस मतलब ये जो 3 महीने है इस टीआरपी का कोई लेना देना नहीं है। अब आप एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम लगाएं तो वो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। 44,000 बारोमीटर है। अब मान लो सपोज करो आपने 1000 घर फाइंड आउट कर लिए और आपने उनको कहा कि सब हम आपको पैसा देंगे और 10 घंटे के लिए आप देखिए, तो 1000 घर में 10 घंटे कोई भी न्यूज चैनल या वैसा चैनल चलता है तो 1000 गुना मल्टीप्लाइड 10 तो आपका कितना हो गया, लगभग आपका 10,000 घंटे हो गए। अब आप दूसरी तरफ कैलकुलेशन लगा के देखिए कि वो 44,000 घर जहां पे चैनल देखे गए या ईमानदारी से काम हो रहा है तो अब मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे चैनल्स को देखा जाता है। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके न्यूज चैनल भी हैं, आपके बाकी के जो एंटरटेनमेंट है वो भी हैं, आपके क्षेत्रीय चैनल भी हैं, आपके बच्चों के भी प्रोग्राम हैं, तो उसमें कहाँ कितना हाथ आएगा ना, एक व्यक्ति को मुश्किल से 15 से 20 मिनट एक चैनल को 15 से 20 मिनट हाथ आएगा या आधे घंटे आएगा। तो ये इस तरीके की चीजें पहले भी होती रही हैं, 2015 से भी पहले हुआ था इस तरीके का घोटाला, अभी भी ये घोटाला हुआ है। और ये घोटाले में मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई है और जिस तरीके से मुंबई पुलिस वहां तक पहुंची है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि आम जन के सामने तो ये चीजें आती ही नहीं है। हम और आप इस वहम में रहते हैं कि फलाना न्यूज चैनल या फलाना एंटरटेनमेंट चैनल का इतना बड़ा टीआरपी है, तो हमें यह लगता था कि उनका जो व्यूअर्स है वो तो बहुत अरबों को और करोड़ों की संख्या में है, पर हमें ये नहीं पता कि इस चीज के पीछे भी एक घोटाला है। और जैसा कि आपको भी पता है, आप जब इस फील्ड से आते हैं तो ये स्पष्ट है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो मीडिया हाउस है और साथ में जो टीआरपी है या टीआरपी के साथ में जुड़ा हुआ जो एडवर्टाइजर है, उसके बीच में एक चोली दामन का साथ होता है, क्योंकि बिना एडवर्टाइज के कोई चैनल नहीं चल सकता। और आपकी प्रसिद्धि कब होगी? आपकी प्रसिद्धि तभी होगी जब आपकी टीआरपी अच्छी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप
क्या दिखा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंटेंट क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप आमजन की बात कर रहे हैं या फिर सरकार के तंत्र में शामिल होकर के आप सरकार का एक तरीके से पत्रकार बने हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे केवल एक ही फर्क पड़ता है कि अगर आपकी टीआरपी अच्छी है तो इट मीन्स आपको विज्ञापन देने वालों की जो लाइन है वो बहुत लंबी होगी, और जब विज्ञापन देने वालों की लाइन जब लंबी होगी तो इस अर्थ युग के अंदर आर्थिक तंत्र जब आपका मजबूत होगा तो स्वाभाविक है वो मीडिया हाउस है या कोई भी किसी भी तरीके का जो प्रोडक्शन हाउस है वो अपने आप मजबूत होगा। जब वो अपने आप में मजबूत होगा तो उसका सीधा संबंध जो होगा वो सत्ता पे बैठे सियासत दानों से होगा, क्योंकि उन सियासतदानों को भी पता है कि जब इस पर्टिकुलरली मीडिया हाउस सुदेश जी उस पॉइंट पे भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि क्या चौथा स्तंभ जो कहा जाता है देश का, यदि वो इस तरीके से करेगा तो आम जनता किसके पास जाएगी? चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि जनता, आम जनता की वो आवाज उठाए और सरकार तक पहुंचाए। सरकार नहीं मानती है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाए, लेकिन यदि चौथा स्तंभ भी सरकार के साथ घुल मिल जाएगा तो आम जनता कहां जाएगी? बड़ा सवाल यह भी है कि क्यों इस सब के पीछे, क्या इन सब में सरकार भी शामिल है? क्योंकि दो बड़े नाम आ रहे हैं सुखदेश जी, एनएम और एएस। क्या नाम है, कौन है ये, क्या लगता है आपको? क्योंकि बार बार ये उस चैट में रिपीट हुए हैं, क्या लगता है, क्या अंदेशा है कि कौन हो सकते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ में अगर ये चीज़ें मुंबई पुलिस जांच नहीं करती तो हो सकता है कि ये देश की जनता के सामने ये सब चीज़ें आती ही नहीं है। ये लगभग 500 पेज का पूरा व्हाट्सएप चैट है, थोड़ा बहुत नहीं है। हमने भी कुछ एक डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश की है, कुछ एक स्टडी की है, क्योंकि 500 पेज की स्टडी हमसे भी नहीं हो पाई है। और जो मुंबई पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी है जो लगभग 3000 पेजों की है, और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर जो पेज संख्या 1994 से और 2304 या 2404 करके है, 2504, तो लगभग वो 500 पेज का एक सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है उसके अंदर ये सारा का सारा व्हाट्सएप चैट है। विषय ये नहीं है कि वो व्हाट्सएप चैट किस किस के बीच में हुआ है, विषय इस बात का है कि उस व्हाट्सएप चैट में डिस्कस क्या क्या हुआ है, उस व्हाट्सएप चैट में क्या किस तरीके की जो हमारी सुरक्षा प्रणाली की जो एक खुफिया जानकारी होती है, जो शायद पीएमओ को पता होती है, प्रधानमंत्री जी को पता होती है, गृह मंत्रालय को पता होती है। हो सकता है कि आपको अंदरूनी पता हो कि एएस और एनएम का मतलब क्या होता है, शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे दर्शक, लेकिन सुखदेश जी भी खुलासा नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं उसी में बात कर रहा हूँ ना। आप एएस को आप समझिए, एएस वो किस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं। जब उनकी आप व्हाट्सएप चैट पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा जा रहा है कि मैं एएस से बात करूंगा कि आपका जो ट्राई किस तरीके से बार्क के ऊपर जो प्रेशराइज कर रहा है उसके लिए मैं एएस से बात करूंगा। तो मतलब एएस वो व्यक्ति है जो शायद इस पूरी मोदी सरकार के अंदर दूसरा स्थान रख रहा है, क्योंकि उसमें एएस ही लिखा हुआ है। क्योंकि अर्नब के जो मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर उन्होंने जो नाम सेव कर रखा है वो एएस से कर रखा है, वो भी एएस को संबोधन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एएस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो मोदी सरकार की दूसरी बड़ी ताकत है या वो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसका एक दो बार नहीं हुआ। दूसरी बार में आप व्हाट्सएप चैट पढ़ेंगे तो इसमें एक और चीज सामने आती है। वो सामने ये आता है कि जब पार्थ दास गुप्ता, जिसको पीजीडीए करके बुलाया जा रहा है, वो ये कहते हैं कि मेरे लिए भी कुछ किया जाए, तो आपने बात करी क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने बात करी है, और वो इच्छुक थे कि मैं जो केंद्रीय मंत्रालय है उसके अंदर मीडिया जो प्रभारी बनने की प्रक्रिया है, तब उन्होंने कहा कि मैं एएस से बात करूंगा या एएस के माध्यम से हम प्रेशराइज करेंगे। एनएम का यहाँ पे 2-3 बार जिक्र आता है। अब एनएम पीएमओ के अंदर कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, हम उस पर भी जा सकते हैं, या एनएम खुद इस सत्ता का जो एक केंद्र है वो भी हो सकता है, क्योंकि उनका नाम भी एनएम से लगभग से जुड़ा हुआ है। एनएम का नाम पीएमओ के अंदर एक केंद्रीय सचिव के नाम से भी मतलब बिल्कुल लगता है कि जैसे उनका नाम हो, क्योंकि वहाँ पे पीएमओ के बारे में जब बातचीत की जाती है तो बार बार एनएम का नाम आता है। और एक तो व्हाट्सएप चैट और भी बड़ी ही रोचक है, जिसमें खुद अर्नब इस बात को लिखता है कि कि एनएम ने मुझे एक पोएम भेजी है गुजराती में, और उसको मेरे को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ा। तो अब गुजराती में पोएम कौन भेजेगा? और देखिए, अब ये समय का बताएं या कुछ एक बताएं, उसी संदर्भ के दौरान में प्रधानमंत्री जी भी एक ट्वीट करते हैं, वो भी ये लिखते हैं कि मैंने मेरे मित्रों को पोएम भेजी थी और उसको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे वापस मिली, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अब ये तो मुंबई पुलिस और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वही बता पाएंगे कि जब अर्नब से पूछताछ होगी कि भैया ये एनएम कौन है, एएस कौन है। पर हाँ, इतना जरूर है कि ये सत्ता का केंद्रीकरण का एक मुख्य 2 व्यक्ति हैं जो दोनों के
के नाम ही शायद AS और NM है। तो क्या लगता है कि ये जो पूरा खेल जो रचा गया, जो पूरा खेल खेला गया, वो सत्ता और टीवी चैनलों जो कि बड़े, जिनको आजकल गोदी मीडिया भी आम जनता कहती है, उन सबको मिलकर और जिनको उनके बीच में खेला गया? देखिए, गोदी मीडिया जो शब्द की उत्पत्ति है वो 2014 के बाद से शुरुआत हुई थी। अब तो आप उसमें भी डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं और कुछ एक लोगों के मुंह से सुने तो अब तो गोदी मीडिया से ज़्यादा गिद्ध कहने लग गए हैं। गिद्ध पत्रकारिता आ गई है। गोदी मीडिया तो अब खत्म हो गया है, अब ये गिद्ध पत्रकारिता आ गई है। गिद्ध पत्रकारिता का संदर्भ यही होता है कि आप व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपको उठना है। वो ये नहीं देखना है कि किस चीज़ तरीके की कौन सी जांच है, किस एजेंसियों में है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो अभिनेत्री रिया थी, जो सुशांत वाले केस थे, तो उसमें किस तरीके से मीडिया ने अपना बिहेव किया। या आम जन की आवाज़ को उठाने की बजाय आप सरकारी तंत्र की आवाज़ ही हमेशा उठाते हैं। या यूं कहें तो ऐसा लगता है कि आजकल का जो मीडिया है वो सियासतदानों की गोदी में बैठ कर के ही अपना जो पत्रकारिता है वो करता है। इस वजह से उसको गोदी मीडिया कहा गया है। और इसका जो संदर्भ है वो आप देखेंगे, व्हाट्सएप चैट देखेंगे तो उसमें स्पष्ट आ जाता है कि इतनी बड़ी जो सूचनाएं हैं जो शायद बहुत ही सीक्रेट होती हैं, वो अगर एक मीडिया हाउस के मालिक को पता हो। ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यदि एक मीडिया हाउस को ये सूचनाएं मिलेगी तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो अपने जो सुरक्षा के तंत्र हैं उनको भी भेद कर बाहर तक चली जाएगी, या बात करें कि पाकिस्तान तक भी वो खबर जाएगी। यदि मीडिया को 3 दिन पहले ये पता चल जाता है कि बालाकोट स्ट्राइक होने वाली है या धारा 370 हटने वाली है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि ये सूचनाएं पाकिस्तान तक भी पहुंची होगी। कितना अपनी सुरक्षा को खतरा है यदि इस तरीके का तंत्र चलता है, तो देश की व्यवस्था को, देश के तंत्र को, देश के लोकतंत्र को कितना खतरा आने वाले समय में हो सकता है। देखिए, जिस हिसाब से जो अभी विगत कुछ वर्षों से जो कार्यप्रणाली मीडिया हाउसेज की रही है, खासकर मैं मीडिया हाउसेज में सभी की बात नहीं करूंगा, मैं उन लोगों की बात करूंगा कि जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, जो बड़ा मीडिया हाउसेज है, उनका जो कार्य प्रणाली है वो विगत कुछ वर्षों से बहुत ही बद से बदतर की स्थिति में वो लोग आ चुके हैं। और इस व्हाट्सएप चैट ने तो बिल्कुल खुलासा कर दिया। आप एक और चीज़ देखिए कि आप जैसे ही जो कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो देश के अंदर इतना बड़ा कुछ हो गया, अभी तक तो ये हाल है कि विगत 3 दिन में कोई भी मीडिया हाउसेज, किसी भी तरीके मीडिया हाउस ने इस तरीके की चर्चा करने से ही किनारा कर दिया। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब एक के कपड़े खुल गए तो अगर दूसरा साथी उनका बोलेगा तो वो डर उनको भी है कि शायद कपड़े हमारे भी नहीं खुल जाए। और देखिए, एक चीज़ होती है ना कि हमेशा एक व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि यार अगर व्यक्ति ने कपड़े नहीं पहने हुए तो अंदर से कैसा होगा। मुझे पता है कि व्यक्ति अंदर से वैसा ही होगा जो मुझे समझ है। तो मीडिया जो गोदी मीडिया का जो ये कपड़े खुले हैं, तो इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। ये सबको पता था कि ये अंदर से कैसे हैं और अंदर से ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। पर विषय इस बात का है कि ठीक है, आप अपने लालच के लिए, आप अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए और आप अपनी गुलामियत को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करें, चलेगा, लेकिन आप देश की सुरक्षा के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो चाहे फिर रिपब्लिक टीवी का मालिक अर्नब हो, चाहे वो फिर बार्क के जो CEO हो पार्थोदास गुप्ता हो, चाहे वो खान चंदानी हो, चाहे वो कोई भी मीडिया हाउसेज हो, या कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, या कोई भी किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति जो राजनीति के अंदर बैठा है वो हो। अगर वो लोग देश की सुरक्षा प्रणाली में इस तरीके की सेंध लगाते हैं कि 26 फरवरी को बालाकोट की स्ट्राइक होती है, लेकिन 23 फरवरी को अर्नब अपनी चैटिंग में लिखता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहां से जो PGDA, जिनको पार्थोदास गुप्ता कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि क्या दाऊद पे अटैक होगा? वो कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी बड़ा कुछ होगा। और पाकिस्तान पे फिर उन्होंने कहा कि क्या स्ट्राइक होगी? कह रहे कि हाँ, स्ट्राइक होगी। अब आप देखिए कि इतने कॉन्फिडेंस से कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है। और फिर एक और इसमें मैं इस व्हाट्सएप चैट का एक और प्रकरण मैं आपको बताता हूं कि जब 370 धारा हटने वाली थी 5 अगस्त को, तो 3 अगस्त को ही पार्थदास गुप्ता और अर्नब के बीच में जो चैटिंग है उसमें भी यही होता है। तो वो कहता है कि 2 दिन बाद में अर्थात 5 तारीख को 370 धारा हटेगी। और आप चैटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप भी सरप्राइज होंगे। उन्होंने ये कहा कि हमने तो तैयारी भी कर रखी है कि ब्रेकिंग न्यूज कंटेंट क्या बनाना है, ब्रेकिंग न्यूज चलानी कैसे है। मतलब उन्होंने अपनी 2 तारीख को पूरी रूप से तैयारी कर ली थी। तो विषय ये है कि जो चीज़ संसद को नहीं पता,
जो चीज़ देश की जनता को नहीं पता और जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, वो 2 दिन पहले आखिर पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से एक मीडिया हाउस के मालिक के पास पहुंचा कैसे? विषय इस बात का है। इसकी मैं विश्लेषक के तौर पे और देश की जनता की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच सीबीआई से भी नहीं होनी चाहिए, जांच एटलीस्ट कम से कम जेपीसी होनी चाहिए, अर्थात संसदीय जो हमारी कमेटी है वो इसकी जांच करे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर कि ये सब कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। और सागर जी, एक जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति अपने जब जवान सीमा पे शहीद होता है तो उसकी खुशी कैसे मना सकता है? मेरे हिसाब से तो कोई आतंकवादी मना सकता है। आप चैटिंग पढ़िए, जब पुलवामा में हमला हुआ और हमारे 40 जवान जब हमारे शहीद होते हैं तो ये व्यक्ति उस चैटिंग के अंदर लिखता है कि मतलब उसमें खुशी का इजहार करता है कि वी आर द विन, हम जीते हैं क्योंकि हमारी टीआरपी नंबर 1 है। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, शायद उनको पत्रकार भी नहीं कहना चाहिए। पत्रकार के अलावा उनके लिए कोई दूसरे शब्द इस्तेमाल होने चाहिए कि आपकी पत्रकारिता या आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या गुलामियत में आप इतना गिर जाएंगे कि शहीद जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उसके ऊपर भी आप खुशी मनाएंगे, तो किस बात की पत्रकारिता है? लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीआरपी घोटाला है, और उसके हमारे सुखदेव सिंह जी चौहान जो कि विशेषज्ञ है हमारे साथ बैठे, वो लगातार आपको बता रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो ये पेज की जो चैटिंग सामने आई उसकी मरुधर बुलेटिन करता है, पुष्टि नहीं करता है। ये न्यायालय का काम है कि वो सही है या गलत ये साबित करना। लेकिन जो चैट्स हमारे सामने आई है सोशल मीडिया पर जो लगातार वायरल हो रही है, उसके ऊपर ओपिनियन रखना और बात करना हमारा हक है और मीडिया का धर्म है कि हम जनता तक ये बात पहुंचाएं। अगला सवाल सुखदेव जी, यदि इतना सब कुछ हुआ है तो फिर निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ वो 2019 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुआ। क्या इससे 2019 के चुनाव भी प्रभावित हुए और आम जनता ने इसी के प्रभाव में आकर क्या वापस से मोदी सरकार को चुना या बीजेपी की सरकार आई? देखिए, बीजेपी का हमेशा, जहाँ तक मेरा मानना है, उन्होंने हमेशा सेंसिटिव जो मुद्दे हैं, टॉपिक है, उनका सहारा लिया। और वो जो सेंसिटिव, जिनको हम कहते हैं कि संवेदनशील ही नहीं, अति संवेदनशील, ताकि उससे लोगों को भ्रम फैलाया जा सके। क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जीएसटी को लेकर के लोग परेशान थे, नोटबंदी को लेकर के परेशान थे, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो बेरोजगारी को लेकर के था। और चैट में भी यही हुआ है। चैट में स्पष्ट रूप से अर्नब ने लिखा है, उसको पीजीडीए जो भी है नाम, जो पार्थदास गुप्ता को लेकर के, कि ये एक प्रभावित करने वाला होगा, इससे जीत सुनिश्चित होगी। तो मैंने पहले भी, पूर्व में भी इन चीज़ों को कहा था, उस समय भी कहा था कि जो पुलवामा अटैक हुआ वो बहुत ही हमारे देश के लिए एक तरीके से कहा जाए तो एक ऐसी बुरी घटना थी जिसको शायद हम याद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो राजनीति का खेल हुआ और जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और बार बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा रैलियों में उस पुलवामा का जिक्र किया गया, उस स्ट्राइक का जिक्र किया गया, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि ये वाकई में उस समय उन वोटों को प्रभावित करने का एक तरीका था कि किस तरीके से वोटों को प्रभावित किया। और वो जो उनका जो प्रकरण था उसमें वो कामयाब भी हुए और वोटों को प्रभावित भी हुआ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जनता हमेशा इन संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के साथ में, चाहे सरकार कोई भी हो, वो उनके साथ में खड़ी हो जाती है। तब उनको लगा कि शायद वो सब भूल गए कि बेरोजगारी क्या है, वो सब भूल गए कि नोटबंदी से क्या हुआ, वो सब भूल गए कि गरीबी से क्या हुआ। उनको बस ये याद आया कि ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जो शहीद हुए हैं वो पाकिस्तान सेना के द्वारा किए गए हैं या आतंकवादियों के द्वारा किए गए हैं। तो हर हाल में जो पुलवामा पे जो अटैक हुआ था, वो अटैक के बाद की जो प्रक्रिया थी वो सारी की सारी एक वोटों को कन्वर्ट करने की या वोटों को ध्रुवीकरण करने का एक उनका तरीका था, जो इस चैट से साबित होता है। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए या इस बात को भी जनता समझे कि क्या इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे, क्या राजनीति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या इस तरीके के अति संवेदनशील मुद्दों को जनता के बीच में जो सेना से जुड़े हुए हैं क्या उनको लाना चाहिए। और मैं तो एक चीज और कहता हूं कि अर्नब और इनके बीच में जो चैटिंग है वो जो हमारी न्यायपालिका है वो जल्द से जल्द संज्ञान ले और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ में इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि ये व्यक्ति कहां से प्रभावित था और इस व्यक्ति को सूचनाएं कहां से मिल रही थी। तो जांच एजेंसियां कर सकती हैं। अगर जांच एजेंसियां अपना सही धर्म निभा करके इस जांच को करेगी तो मैं कहता हूं कि इतना बड़ा षड्यंत्र निकलेगा जो शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।
सुखदेव जी, एक और बात बड़ी कि जब इतना सब कुछ हुआ, कुछ समय पहले आपने भी देखा कि जो बड़े चैनल हैं, जो गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतना मुद्दा उठाया, रिया चक्रवर्ती को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उठाया, या फिर कंगना रनौत के घर को तोड़ने को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उठाया। आज किसान आंदोलन में लगभग 100 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों का अब कोई भी मुद्दा नहीं उठाना, कोई उन चैनलों को पर दिखाना नहीं, किसानों की कोई बात नहीं रखना, क्या धीरे धीरे लोगों का, आम जनता का भी धीरे धीरे चौथे स्तंभ से जो है विश्वास उठता जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं उनकी, मुझे एक बात याद आती है, उन्होंने एक जगह कहा था, मैंने उनको सुना था कि एक डरा हुआ पत्रकार देश में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। जब पत्रकार डर जाता है तो उस समय देश की जो लोकतंत्र प्रणाली है या नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उन पे संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि डरा हुआ पत्रकार दो तरीके से डरता है, या तो वो पैसे से डरेगा या फिर वो सत्ता से डरेगा। तो आप डर किस चीज़ से रहे हैं? पैसे से इतना ज़्यादा नहीं डरेगा जितना वो सत्ता से डरेगा। और जब आप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ख्वाहिश हो, और बढ़ने दा सेंस पत्रकारिता के संदर्भ में नहीं है, बढ़ने का दा सेंस है अलग तरीके से बढ़ना, कि मेरा सियासतदानों में या सत्ता में मेरा कितना असर है। आप चैट में देखिए कि अर्नब अपने ही समानांतर चलने वाला जो इंडिया टीवी है उसके रजत शर्मा के बारे में भी लिखता है, जिसमें पार्थदास गुप्ता कहते हैं कि देखिए मैंने एनबीए को जाम कर दिया है। फिर उसके बाद में अगला उल्लेख शायद न्यूज़ 24 का तो नहीं है, नाम टाइम्स नाउ का आता है, तो वो उसमें टाइम्स नाउ का भी जिक्र करता है कि इनकी बेदखली कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तब जो पीजीडी है वो कहता है कि इनको भी मैं कर दूंगा। आपने देखा नहीं है कि 3 दिन के अंदर अंदर मैंने सबको जाम कर दिया है और आप नंबर 1 पे हैं। तो अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ चलने वाले जो लोग हैं वो आपके भी वैसे ही दुश्मन हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो आज उनकी पत्रकारिता मानी जा रही है, आप उनके भी दुश्मन बन चुके हैं, जो कि वर्ग तो एक ही है, वर्ग तो पत्रकार ही है और उनका धर्म पत्रकारिता है। लेकिन आप अलग क्यों हो गए? आप अलग इसलिए हो गए कि आपकी जो महत्वाकांक्षा थी वो अलग थी। आपने पत्रकारिता के धर्म को ना चुन करके आपने गुलामियत का धर्म चुना, और जिसकी वजह से आप अपने आप को कहते हैं कि मैं देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल हूं और मैं देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हूं। लेकिन आप अगर उनका इतिहास देखेंगे तो वहां पे पत्रकारिता का जो धर्म है वो खत्म हो जाता है। दूसरा, जो आपने सुशांत सिंह राजपूत और रिया प्रकरण की बात की, तो मुझे उससे एक चीज़ याद आती है, वो मैंने ही आज से 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, वो मैंने उसमें नाम दिया था, उसको बोलते हैं इंस्टेंट नूडल्स पत्रकारिता। इंस्टेंट नूडल्स पत्रकारिता क्या होती है कि कोई भी एक मुद्दा जिसके बिना जाने पहचाने, बिना जांच एजेंसियों के बोले, बिना कोर्ट में गए, बिना कुछ करे आप उसके पीछे पड़ जाए। तो जैसे नूडल्स जो होता है वो 2 मिनट में पक जाता है ना, वैसे ही क्या करते हैं कि आजकल इंस्टेंट नूडल्स पत्रकारिता बहुत होती है, कि अगर उनको ये लगता है कि हमारे हुक्मरानों को इनसे फायदा हो रहा है या हम पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो इंस्टेंट नूडल्स पत्रकारिता करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुशांत प्रकरण। सुशांत प्रकरण का यही हुआ, महीनों टीवी चैनल्स ने, न्यूज चैनल्स ने, इस गोदी मीडिया ने 24 घंटे लगातार उसको दिखाया। आज जब किसान की बात आती है तो जैसा कि आप कह रहे हैं, किसान का साथ कौन दे रहा है? आप जैसे चैनल्स दे रहे हैं, जो मरुधर बुलेटिन हर बॉर्डर पे जाके आया है, आप लोगों ने वो दुर्दशा दिखाई है। जो मेन स्ट्रीम का न्यूज़ चैनल कहाँ है? जो मेन स्ट्रीम के आप सारे चैनल्स की बात करें, जो बड़े 10 चैनल हैं, वो कहाँ है? छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, जो आज भी उस पत्रकारिता को निभा रहे हैं, वो लोग किसानों के बीच में खड़े हैं, वो किसानों की आवाज़ बन के खड़े हैं। तो अगर आप आम जन की आवाज़ नहीं बन सकते, आप अगर किसान की आवाज़ नहीं बन सकते, आप अगर आम नागरिकों की आवाज़ नहीं बन सकते, आप युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे नहीं उठा सकते, आप गरीबों की आवाज़ नहीं बन सकते हैं, तो मुझे तो कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि आपको धिक्कार है आपकी पत्रकारिता के ऊपर। और आप प्लीज़ अपने आगे से पत्रकार लिखना बंद कीजिए। आप ये कहना बंद कीजिए कि मैं पत्रकारिता वर्ग से आता हूं। आप आराम से चिल्ला करके, जोर जोर से और मेज को पीट पीट के, चीख चीख के कहिए कि मैं गोदी मीडिया हूं, हमारा काम है सत्ता की गुलामियत करना, हम वो करते रहेंगे। तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है भाई, आप सत्ता की गुलामियत करते रहे, हमें क्या फर्क पड़ना ना। हमारे पास है, अभी ऐसी बात नहीं है कि देश में अभी भी ऐसे पत्रकार बहुत हैं जो आम जन की आवाज़ को उठा रहे हैं। जो गोदी मीडिया, या कहें कि जो ऊपर के चैनल जिनको सब लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, वो रोजाना शो लेकर आते हैं, चाहे वो पूछता भारत हो, चाहे अलग अलग से। तो आपका क्या पूछना है भारत से, या भारत की तरफ से, सरकार से, केंद्र सरकार से, कि किस तरीके से इन गोदी मीडिया को
सही से काम करना चाहिए और सही लाइन पे काम, जिससे आम जनता का उनके ऊपर विश्वास बढ़े और आम जनता के लिए वो न्याय कर सके। देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से जो मुंबई पुलिस ने जो सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट दाखिल की है, और उसमें जो ये 500 पेज की जो व्हाट्सअप चैट है, ये अगर वाकई में सत्य है और वाकई में ये अगर सही है और इनके बीच में जो बातें हुई हैं वो सही है, तो मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप पूछता भारत तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पत्रकारों पे थूकता है भारत, वो बल्कि कहना ज़्यादा उचित रहेगा। आप करना क्या चाह रहे हैं? आपका इरादा क्या है? आपका इरादा आपका क्या ये है कि इतनी अति संवेदनशील सूचनाओं को हम लेकर के किसी दूसरे देश को दे दें, या फिर हम किसी भी वर्ग की आवाज़ नहीं उठाए, हम केवल सत्ता के भरोसे ही चलें, या हमें जो अपना धर्म निभाएं वो सत्ता के लिए निभाएं? क्या पत्रकारिता का ये धर्म नहीं है कि जो आम जन है, जिनके मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, जो लोग किसी अन्य चीज़ों से जो पीड़ित हैं, क्या आप उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? अब सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? न्यायपालिका से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी तरीके का एक ऐसा संचार माध्यम क्रिएट कीजिए कि जिसकी वजह से ऐसे गोदी मीडिया मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनलों के ऊपर एक तरीके से पाबंदी लगाई जाए। और या फिर होगा क्या, जैसा होता आया है या फिर वैसा होगा, जैसा कि हर देश के इतिहास को अगर आप देखें कि जब जब किसी चीज़ की अति होती है तो अति होने पर नित्य नए परिवर्तन होते हैं, तब कहीं जाकर के नई सृष्टि का सृजन होता है। या तो फिर ऐसा ही होगा कि लोग समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद में आगे आगे ये गोदी मीडिया के पत्रकार होंगे, पीछे पीछे लठ लेके पब्लिक चलेगी, जो कि आजकल आपने देखा कई जगह ऐसा हो भी रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है, लेकिन अगर इनके कर्म ऐसे रहे तो शायद ये स्थितियाँ आएंगी। और इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो जांच संसदीय की जो कमेटी है उसके माध्यम से होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, या सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन सच बाहर जरूर आना चाहिए। देश की नज़र अब सच के ऊपर है, क्योंकि मीडिया के ऊपर देश का जो विश्वास है वो लगभग रूप से ख़त्म हो चुका है। अगर पत्रकारिता को, अगर मीडिया हाउसेस को लगता है कि हमें वापस से इस देश की जनता में अपना विश्वास जागृत करना है, तो अब उनको शायद कुछ हटके करना चाहिए। ये गोदी मीडिया का कार्य या इंस्टेंट नूडल्स टाइप की पत्रकारिता या ये गुलामियत की पत्रकारिता, ये शायद अब छोड़नी चाहिए। सुखदेव जी, एक में बड़ा सवाल मेरे बीच में रह गया था, मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि राजस्थान से आते हैं। उस चैट के अंदर भी राठौड़ का बार बार जिक्र है, तो सब लोग, अब बहुत से लोग ये उस नाम को राज्यवर्धन राठौड़ से जोड़कर देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उसमें ये भी इन्वॉल्व रहेंगे, इनकी भी कोई साझेदारी रही होगी? देखिए, जिस हिसाब से अगर हम चैटिंग का पार्ट देखें, उस व्हाट्सएप चैट का पार्ट देखें, तो उसमें स्पष्ट रूप से राज्यवर्धन जी का नाम आ रहा है, क्योंकि उस समय ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। तब उनके द्वारा एक सवाल ये पूछा गया था कि क्या भाई उनके ऊपर प्रेशर किया जा सकता है। तब अर्नब ने ये कहा कि हाँ, मेरी बात हुई है। और एक और नाम है जो आप भूल रहे हैं, हाँ, जो वर्तमान में जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी का भी इसमें नाम आता है। और प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में तो स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि ही इज़ अ यूजलेस। अब इसका मीनिंग क्या है कि एक मंत्री, एक विभागीय मंत्री के बारे में ही उस व्हाट्सएप चैट में ये कहा जा रहा है कि वो तो यूजलेस है, आप उससे बात मत कीजिए, मेरे पास है पावर, मैं एएस से बात करूंगा और एएस उस चीज़ को सेटल कर देगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति के पास में कितनी ताकत है। आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का सत्ता पे कितना विश्वास है कि मैं जो कहूँगा वो होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंत्री राज्यवर्धन जी हैं या मंत्री जावड़ेकर जी हैं, तो सारा का सारा उस चैट में है। अब उस चैट में अगर डिफाइन है तो ये तो आप आके मेरे हिसाब से एक इंसानियत के तौर पर और लोकतंत्र की रक्षा हेतु राज्यवर्धन जी को आगे आना चाहिए, और राज्यवर्धन जी को आगे जाके स्टेटमेंट देना चाहिए। जावड़ेकर जी को आगे आना चाहिए, उनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि भैया मुझे यूजलेस क्यों कहा, मैं विभाग का मंत्री हूँ, मैं दमदार हूँ और सारी की सारी कार्य प्रणाली मेरे हाथ में है, मेरे द्वारा संचालित है। अगर हमारे मंत्री जी आगे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है दाल में दाल काली, मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, दाल तो लगभग पूरी काली। ये थे हमारे साथ सुखदेव सिंह जी चौहान, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से टीआरपी घोटाले होते हैं और उससे देश की सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है। मैं आपसे और सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आम जनता से भी, कि जो लोग आपकी आवाज को नहीं उठाते हैं उनका चैनल देखना बंद कीजिए। और मरुधर बुलेटिन लगातार आपकी आवाज, चाहे किसानों की हो चाहे आम जनता की हो, राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता हुआ चैनल आपकी आवाज उठाता है और आपको लगातार बताता है कि जो
आप सरकार तक पहुंचाना चाहता है वो सरकार तक पहुंचाता है, और जो आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए वो आला अधिकारियों तक। इसलिए हम आपसे लगातार ये अपील करते हैं कि ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोकप्रिय बनाइए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपकी आवाज और भी जल्दी उठा सके। क्योंकि लगातार लोगों का और आम जनता का बड़े मीडिया चैनलों, बड़े मीडिया हाउसेस से विश्वास खत्म होता दिख रहा है। उस पर दूसरा ऑप्शन यही है कि हमारे जैसे जो चैनल हैं जो आपकी आवाज उठाते हैं उनका आप सपोर्ट करें, तभी हम आपकी आवाज उठा सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए सुखदेव सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर शामिल होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ मरुधर बुलेटिन पे। और जहां पर भी आप वीडियो हमारा देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे हम आपकी आवाज पुरजोर तरीके से उठा सके। धन्यवाद।